स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7I वाणिज्य गणित। ठीक है, इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। देखिए, जो अभी ये चेंज होते रहते हैं, इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो इसका बढ़ गया है, लेकिन जो किताब दिया हम लोग किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे। किताब में लिखा हुआ है वर्तमान में कर मुक्त आय 2.5 लाख रुपए है, तो बस आप किताब वाली लिख देंगे। ठीक है ना, आप वर्तमान में लिखने का मतलब चेंज वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर सारा आंसर आपको मिलाने में गलत होगा। ठीक है, तो लिखा है वर्तमान में कर मुक्त आय कितनी की सीमा है, तो आप लिख दीजिए वर्तमान में। ठीक ना, वर्तमान में कर, ठीक ना, मुक्त आय की सीमा 2,50,000 है। 2,50,000 रुपए है। मतलब कि इससे अगर अधिक होगा तो उस पर सरकार को आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगर इससे कम है तो आपको ब्याज देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा जो सवाल दिया हुआ है कि केशव की मासिक आय, ठीक ना, मासिक आय 20,000 रुपया है, वो महीने का 20,000 रुपया कमाता है। बताइए केशव का वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं, मतलब उसमें कर देना पड़ेगा कि नहीं। तो लिखेंगे कि एक महीने की आय, ठीक है ना, एक महीने की या मासिक आय लिख सकते हैं, एक महीने की आय आपका 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं। तो 12 महीने की आय, ठीक ना, 12 महीने की आय यहाँ पर जगह 12 गुणे, यहाँ पर जगह हमारा 20,000, और जब गुणा कर देंगे तो 12 दूना के 24, मतलब 24, 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये। वो 2 लाख, मतलब एक साल में वो 2,40,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन आप ये बात समझिए कि उसका साल भर का जो कर मुक्त आय होता है वो 2,85,000 है, और 2,40,000 कमा रहा है, मतलब 10,000 कम कमा रहा है। इसका मतलब जो केशव का मूल्य होगा उस पर क्या करेंगे कि ये 2,40,000 से कम है, इसका मतलब ये कर मुक्त है, इस पर कर कोई नहीं लगेगा। तो आप इसका लिख सकते हैं, चूंकि केशव का वार्षिक आय, चूंकि केशव का वार्षिक आय कितना हमारा है, वार्षिक आय हमारा 2,40,000 रुपये है, 2,40,000 है, 40,000 है, जो कि ठीक ना, वार्षिक मतलब कि कर मुक्त आय से कम है, या भी लिख सकते हैं वार्षिक आय 2,50,000 से कम है, ठीक ना, जिसकी 2 लाख, जो कि 2,50,000 से कम है, 2,50,000 से, ठीक है, कम है, अतः, ठीक ना, अतः यह कर मुक्त आय है। अतः केशव की आय, या फिर केशव लिख सकते हैं, केशव की आय कर मुक्त है, ठीक ना। मतलब डायरेक्टली आप आंसर ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, उस पर कर नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकते हैं कि नहीं, उस पर कर नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि वो क्यों नहीं देना पड़ेगा, तो इसका रीजन लिख दिए, रीजन लिखना जरूरी नहीं है, बस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसको कर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 2,50,000 से कम है। अब देखिए तीसरा जो सवाल दिया हुआ है कि श्याम के पिता, ठीक ना, श्याम के पिता, यहाँ पे क्या रहेगा, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रुपया है। यदि वह 2,50,000 तक की आय मुक्त है तो 5% की आय देना है। अब देखिए 2,50,000 तक की आय क्या उनकी मुक्त है, मतलब कि उस पर कोई भी मतलब ब्याज नहीं देना है, कोई भी कर नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे वार्षिक आय बराबर, यहाँ पे लिखिए वार्षिक, ठीक ना, वार्षिक आय निकालते कैसे वो देखिए, वार्षिक आय 3,60,000 रुपये, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग कि कर मुक्त आय, ठीक है ना, कर मुक्त आय यहाँ पे मुक्त आय होगा, मुक्त आय 2,50,000 रुपये हैं, 2,50,000 रुपये। अब आपको लिखना है कर योग्य आय, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कर योग्य आय कर योग्य कितनी आय है हमारा, तो 3,60,000 और माइनस 2,50,000, ठीक है। जब दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ पे निकल करके आपको आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 11,000 लगभग
या फिर यहाँ पर हो जाएगा 1,00,000, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000 रुपये। 1,00,000 घटाएंगे तो 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,10,000 रुपये। ये इस पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 5%। तो हम लोग लिख देंगे कि इसमें आयकर होगा बराबर, यहाँ पे लिख देंगे आयकर बराबर 1,10,000, ठीक ना, गुणे 5 बट्टे में हो जाएगा 100, 0 0 0 0 और 5 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 और डबल 0 लगा देंगे इतना रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा आयकर 5500 रुपये, उसको आयकर जमा करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। चौथा हमारा दिया हुआ है कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो जीएसटी से समझने के लिए कक्षा 7th में तो इतना बड़ा नहीं लिखना है, बस 2 लाइन लिख लीजिए आप लोग कि यह एक नया अप्रत्यक्ष कर है, लिख दीजिए यह, ठीक ना, एक, ठीक ना, नया अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना, प्रत्यक्ष कर है, ठीक ना, प्रत्यक्ष ही रहेगा, प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। यह एक नया अप्रत्यक्ष, ठीक ना, यह यहाँ पे अच्छा, ठीक ना, प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है? लगाया गया है। इस दर पर मतलब वस्तुओं के लिए अलग अलग होती हैं। इसका मतलब कि इसकी जो है दर विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग होती हैं। इसकी दर विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग होती हैं। विभिन्न वस्तुओं के लिए क्या होती हैं? अलग अलग, ठीक ना, अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से ये चौथा सवाल हुआ ख़त्म, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना बताना है कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि यह एक नया प्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया। इसकी दर, ठीक ना, विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग होती है, मतलब कि सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर वस्तु मतलब एक ही दर नहीं है कि सभी वस्तुओं के लिए एक ही दर लगा दिया, नहीं, विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग दर है, लेकिन ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपया है। एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपया है। यदि उस पर 18% दर की जीएसटी देना पड़ा, मतलब कि 18% की दर से उसे जीएसटी देना पड़ा, तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़े। तो सैंडल द्वारा ग्राहक को कितने रुपए देने पड़े, तो यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी। देखिए सैंडल का मूल्य, ठीक है ना, सैंडल का मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, सैंडल का यहाँ पर हो जाएगा मूल्य 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। अब देखिए सैंडल का जो मूल्य है वो 1,000 रुपया हो गया, तो हम लोग जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी कितना है, जीएसटी 18%। तो यहाँ पर लिखेगा जीएसटी कितना हमारा 18%, तो 18% लिखिएगा। अब जीएसटी 18% हो गया, तो इसका मतलब 1,000 रुपये 18% ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप समझिएगा इस बात को, यहाँ पे लिखेंगे सैंडल का मूल्य। अब देखिए सैंडल का मूल्य, जीएसटी के बाद सैंडल का मूल्य, ये तो सैंडल का मूल्य ऐसे हो गया। अब लिखेंगे जीएसटी के बाद सैंडल का मूल्य, जीएसटी लगाने के बाद सैंडल का मूल्य, ठीक है ना, जीएसटी के बाद सैंडल का मूल्य, सैंडल का मूल्य जीएसटी लगाने के बाद सैंडल का मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000 है, और गुणे 18 और बट्टे में हो जाएगा 100। मतलब जो एक्स्ट्रा लगेगा वो हम लोग यहाँ पे 0 0 0 और 0 आप डायरेक्टली 118 कर देते, क्योंकि 100% तो ये है ही, इस पे 18 लग गया मतलब 118 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000, यहाँ पर हो जाएगा 180 रुपये, जो कि सैंडल का ये हो जाएगा मूल्य, ठीक है ना। 118 हम क्यों किए, क्योंकि आप चाहें तो 18 का निकाल करके बाद में 1,000 में जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इस तरीके से आप 1,018 कर लीजिएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, तो फिर एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी देख लीजिए। आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा कि 1,000 मूल्य पर, ठीक ना, 18% जीएसटी, मतलब 1,000 का 18% मतलब 180, और 1,000 में 180 जोड़ देंगे तो 1,180 रुपये आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके छठे सवाल पर कि प्रतिभा ने एक मेज 24,000 रुपये में खरीदा जिसपे 12% GST भी मिला, ठीक ना, शामिल है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य नहीं पता है तो मान लेंगे कि माना, ठीक ना, मेज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये है। मान लेंगे कि मेज का अंकित मूल्य x रुपये है। विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य, ठीक ना, अंकित मूल्य प्लस GST, क्योंकि 12% GST लग रहा है तो वो भी लगाएंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा GST, ठीक है ना। हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा, नहीं फिर ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य प्लस GST। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, x रुपये मान है। अब x रुपये पर ही GST लग रहा है, मतलब x गुणे 12 बटे में हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद ये समझिए कि ये लगाने के बाद आपका जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है कितना, 24,000, तो ये हो जाएगा 24,000 रुपये। अब देखिए यहाँ बराबर हटा देंगे, ठीक है ना, जब इस तरीके से करते हैं तो उसका विक्रय मूल्य बताना है आपको, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर करते हैं तो 100 यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 112x, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x है ना, x में गुणा करेंगे 100x और 100 में 12x, 112x बटे में हो जाएगा 100 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24,000। 24 क्या हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे तो आपका इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 112x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24,000 गुणे, ये तिरक गुणा हो जाएगा तो 100। अब यहाँ पे गुणा हो तो उधर जाएगा भाग, मतलब x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24,000 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा हमारा 112, ठीक है। अब देखिए आप इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 21,428.57, ठीक है ना। आप कुछ मत करिएगा, इसका इसमें गुणा करके भाग दे दीजिएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 21,428.57। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भाग दे के देख लीजिएगा आप लोग, रफ कॉपी पर भाग दे के देख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है मैं दिखा देता भाग दे के, ठीक है। आप लोग इसको भाग दे के देखिएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 0 हो जाएगा, उसके बाद भाग देंगे जैसे आपने भाग देते हैं ऐसे 112 में बाहर में कहीं देख लीजिएगा, यहाँ पे जाएगा 24 और 5 0, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से भाग देंगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा। 2 बार ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम 2 बार ले जाते हैं, सपोज दैट ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उदाहरण टाइप का, तो यहाँ पे आप आराम से इसको कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2 बार ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 224, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 3 में से गया 1, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा 0 लगा देंगे, यहाँ पे ये सिर से 1 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 112 और इसको कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 5 में से 1 गया 5 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये खत्म हो जाएगा, फिर 0 लग जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 4 बार, तो 12 चौक 48, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 448। अब इसको घटा लेंगे, घटा के लाएंगे, हमने उधर गुणा किया रफ कॉपी में, तो आप करके लाएंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना है, ठीक है ना, आगे पॉइंट लगा के 2 अंक तक ले जाएंगे। तो अब चलते हैं हम इसके अगले, ये करना नहीं है यहाँ पे मत करिएगा, ठीक है ना, ये रफ कॉपी में करिएगा। विशाल ने अपने जन्मदिन पर, ठीक है ना, जन्मदिन पर 20 मित्रों को होटल पर क्या किया, आमंत्रित किया। 20 मित्रों को उसने होटल पर क्या किया, आमंत्रित किया और उसे कुल कितना रुपया, 5,000 रुपये खर्च हुए। तो इसके अतिरिक्त उसे 18% GST भी चुकाने पड़े, उसे 18% क्या करना है, GST भी चुकाना पड़ा। तो विशाल को अपने प्रत्येक मित्रों के लिए कितने रुपए व्यय करने पड़े, मतलब प्रत्येक मित्र द्वारा कितने रुपए लगे प्रत्येक मित्र पर। तो कुल व्यय कितना लगा हमारा, लिखेंगे हम लोग कुल व्यय बराबर, कुल व्यय आपको पता है कुल व्यय 5,000 रुपया है, खर्च उसका क्या है 5,000 रुपये है। अब देखिए 5,000 पर 18% उसको GST देना पड़ा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5,000 तो लगा ही लगा, प्लस 5,000 पे 18% GST और बट्टे में 100, 0 0 ये 0 0, अब 18 5 90, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 प्लस 18 5 90, 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 90 0 900, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5,900 रुपये लगे, पूरा टोटल उसको लगे। अब इसमें कितने लोग खाए हैं, 20 लोग, मतलब 20 मित्र थे, तो प्रत्येक मित्र पर व्यय बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक पर व्यय बराबर, प्रत्येक पर
ठीक ना। व्यय बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5,900 बटे में हो जाएगा हमारा 20, इसको क्रॉस कर लेंगे, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 पचे 10 रुपए, मतलब उसे 295 रुपए एक मित्र के लिए देने पड़े। तो इस तरीके से ये आपका 7 आई, ठीक ना, आई था चैप्टर आई, तो ये खत्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।